ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमको क्या करना है, तो हम लोग जो है अभी तक पिछले वाले जितने भी वीडियो आए हुए हैं उसमें हम लोग क्लास 9 बिहार बोर्ड के आपके चैप्टर 1 संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने जितना भी आपका नंबर सिस्टम में जितने भी सारे नंबर्स थे उन सबको डिस्कस कर लिया था पिछले वाले क्लास में, है ना। और उसके रिगार्डिंग जो आपका 1.1 एक्सरसाइज है उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया था। अगर उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या दिक्कत या समस्या या परेशानी होती है तो आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास में हमें करना क्या है, तो आज के क्लास में हमें 1.2 एक्सरसाइज को करना है और 1.2 के एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको करते हुए हम लोग अपने पूरे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। यानी कारण के साथ क्या करना है, अपने उत्तर देना है। मतलब ये है कि हमने 1.1 एक्सरसाइज में भी 1.1 एक्सरसाइज में भी कुछ उत्तर देना सत्य है कि असत्य है, उसके उन सारी बातों को क्या किए थे, हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसमें भी और उसमें हम लोग क्या किए थे, कारण और उसके साथ मतलब कारण अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है ना। ठीक 1.2 में भी करना है। तो पहले क्या करते हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन है उसमें उसको लिख लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं ताकि हमारा समय जो है ना बचे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो 1.2 है एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो आपको 1.2 में ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी 1.2 बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग में ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हमने इस सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे इसीलिए लिख दिया क्योंकि अगर इतना सारे क्वेश्चन को हम लिखते हैं तो काफी ज्यादा समय लग जाता और वीडियो काफी बड़ा हो जाता। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाता और इसकी वजह से लंबा वीडियो होने पर हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया कि वीडियो को पॉज करके इस सारे क्वेश्चन को लिखा और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो पहला प्रश्न 1.2 में यहाँ पे आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब जो भी कथन लिखा गया है यहाँ पे, अगर 4 स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है बताइए, रीजन उसका। अगर असत्य है तो क्यों असत्य है, रीजन उसका बताइए। ठीक है, बता रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। यानी सारे अपरिमेय और सारे परिमेय को मिला देने पर वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, वास्तविक संख्या का संग्रह बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। मतलब क्या है, यहाँ पे सत्य होगा। क्या होगा, सत्य लिखेंगे, सत्य। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में, संग्रह मतलब क्या, कलेक्शन में, संग्रह में, वास्तविक संख्या के संग्रह में प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं शामिल रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि आपका प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो आपका समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ क्या सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में, वास्तविक संख्या के कलेक्शन में आपका परिमेय और अपरिमेय होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में प्रत्येक अपरिमेय संख्या शामिल रहती है, इसलिए जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। मतलब ये है कि ये अगर हम संख्या रेखा बना देते हैं, जैसे आप पूर्णांक में पढ़े हैं, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है। तो बोला कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। मतलब अगर इन सारे नंबर में हम रूट लगा दें
इन सारे नंबर में हम रूट लगा दें, ठीक है, तो ये जो सारे नंबर जो रूट के अंदर में ये सारे नंबर को अगर m मान लेते हैं तो क्या m जो है आपका यानी संख्या रेखा पर रूट के अंदर में जो m है ये सारे नंबर है ना, ये सारे नंबर को अगर m मान लेते हैं तो वहां पे जो रूट के अंदर में सारे जो नंबर है सारे जो आपका नंबर है उसको अगर हम मान लेते हैं m, तो क्या यहाँ पे जो m है वो सारे प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ठीक है, यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि आपका 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, है ना। नॉर्मली ये देखो तो ये रूट के अंदर में सारे यहाँ पे तो ये सारे दिख रहे हैं कि ठीक है कि m जो है नॉर्मली एक यानी रूट के अंदर में जो m है मतलब क्या जो संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 का तो निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है 1, 2 और 3 दिख रहे हैं, ये क्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो ठीक है यहाँ पे 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या होते हैं, लेकिन इधर देखें तो क्या -1 -2 -3 ये क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये जो है ना ये हमने ये तो पढ़ा है कि आपका 1 है तो निकालेंगे तो 1 आएगा, आपका √2 है तो ये हम पढ़े हुए हैं, है ना। इसका क्या करते हैं क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे कुछ 1 पॉइंट कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है, उसको निकाल कर हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहीं भी रूट के अंदर -1 रूट के अंदर -2 रूट के अंदर -3 ये सारे इस तरह का संख्या हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्लास 10th तक हमने इस तरह के रूट के अंदर में -1 वाले संख्या को हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे क्या हो गए, ये सारे इमेजिनरी संख्या हो गए, काल्पनिक संख्या हो गए, ठीक है। और इसको आपको पढ़ना है कहाँ पे तो आपको 11th क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसमें आपको 5 चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, उसमें ये सारे नंबर को हमको पढ़ना है। तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m, जहां m जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो सारे आपके प्राकृतिक संख्या दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या आपका प्राकृतिक संख्या है? नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु यानी हर एक बिंदु √m के फॉर्म में नहीं होगा। इधर का तो होगा, इधर का तो √m जो है आपका यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इधर अगर देखें -1 देखें -2 देखें -3 देखें तो बताइए क्या ये प्राकृतिक संख्या है? यानी रूट के अंदर में अगर मान लेते हैं √-3 जो है m है, -2 जो है m है, -1 जो है m है, ठीक है। तो m ये कह रहा है कि प्रत्येक रूट के अंदर में प्रत्येक m क्या ये प्राकृतिक संख्या होगा? क्या प्रत्येक m एक प्राकृतिक संख्या होगा? तो बताइए क्या रूट के अंदर -1 प्राकृतिक संख्या है, रूट के अंदर -2 प्राकृतिक संख्या है, रूट के अंदर -3 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यानी ये सारे जो प्रत्येक बिंदु है यहाँ पे ये जो प्रत्येक बिंदु हमने बनाया है, यहाँ तक इनफिनिट जा रहा है, इधर भी इनफिनिट जा रहा है, तो इधर तो 1 से यहाँ पे ये इसका प्राकृतिक संख्या होगा, लेकिन इधर 0 के इधर जा रहा है, -1 -2 -3 इसमें रूट लगा दे रहे हैं, तो ये सारे जो है आपके √m के फॉर्म में तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन जहां पे जो m है वो सारे प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाले टर्म भी आते हैं और ये संख्या जो है हमने पढ़ा नहीं है, क्लास 10 तक हमने पढ़ा नहीं है, ये आते हैं 11th में सम्मिश्र संख्या में। तो अभी तक कोई ऐसा नंबर आप पढ़े हैं, अभी तक कोई ऐसा नंबर आप पढ़े हैं ये रूट के अंदर -1 रूट के अंदर -2 रूट के अंदर -3, ऐसा कोई नंबर आप नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, √m के रूप का नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि ऐसा नंबर हम कभी नहीं पढ़े हैं। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपको ऐसा नंबर नहीं पढ़ना है, जैसे कि हमने बताया कि 11th क्लास में इसमें पढ़ना है चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में सदस्य संख्या में, इसको हमको पढ़ना है। तो 10th के अकॉर्डिंग जो है ना हम कह सकते हैं यहाँ पे असत्य होगा, लिखेंगे क्योंकि तो खैर ये तो हमको 11th में पढ़ना है ना, 11th में पढ़ना है। तो 10th के अकॉर्डिंग क्या ये सब है क्या? ये सब आप पढ़े हुए हैं क्या? ये सब आपको कहीं मिला है? नहीं मिला है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर √m के फॉर्म का नहीं होता। तो लिखेंगे क्योंकि असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या लिखेंगे? संख्या रेखा पर जो आपका संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर आपका √m संख्या रेखा पर √m
रूट m ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है ना। यानी क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैंट बी इन द फॉर्म ऑफ रूट m। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर रूट m जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, यानी यहां तक ये वाला बात हम नहीं पढ़े हैं, यानी इसीलिए बोला है क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m, जहां m जो है एक प्राकृत संख्या है, तो इधर तो ये प्राकृत संख्या है, ये इधर प्राकृत संख्या है, नहीं इस तरह समझा सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है ना वो आपका रूट m के फॉर्म में, रूट m के फॉर्म में अगर लिख दे तो वो सारे जो है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, यानी वहां पे नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव जो है कभी हमको अभी यहाँ तक रूट के अंदर में नेगेटिव हमको क्लास 10 तक हमको पढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब है कि पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं होता है, इसीलिए हमने लिख दिया कि असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर रूट m ऋणात्मक नहीं होता है। बात समझ में आया? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय होते हैं? नहीं, हम जानते हैं कि आपका वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय, परिमेय वो अपरिमेय, अपरिमेय दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर वास्तविक बनता है ना। तो केवल अपरिमेय से आपका वास्तविक थोड़े बन जाएगा, जब तक परिमेय और अपरिमेय को नहीं मिलाएंगे तब तक वास्तविक बनेगा नहीं बनेगा, है ना। तो केवल अपरिमेय से वास्तविक नहीं बनेगा या केवल परिमेय से आपका वास्तविक नहीं बनेगा, दोनों को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक आपका वास्तविक नहीं बनेगा। तो पूछ रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? क्योंकि आपका, क्योंकि वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय व अपरिमेय, अपरिमेय दोनों प्रकार के, इसको क्या कहते हैं? परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्याओं से मिलकर बनी होती है, बनी होती है, इसीलिए केवल अपरिमेय संख्या बनी होती है। ठीक है, क्या होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय, है ना, दोनों संख्या से मिलकर बनी होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या? तो असत्य होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या? असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार के संख्याओं से मिलकर बनी होती है, इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय से एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना में कोई दिक्कत तो बताइए। तो इस तरह से जो है आपका प्रश्नावली 1.2 का आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य और कारण, तो सत्य असत्य बता दिया, क्यों सत्य है वो भी रीजन दे दिया, क्यों असत्य है वो भी रीजन दे दिया। तो यहाँ पे आप ऐसे पोस्ट में इसका रीजन को बंद कर सकते हैं, ऐसे कि ये हमारा क्या हो गया? आपका रीजन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप धनात्मक संख्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? धनात्मक संख्या का मतलब क्या कि आप सबसे फर्स्ट वाले क्लास में, यानी फर्स्ट वाले क्लास का जो हमने क्लास 9 का नंबर सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति जब स्टार्ट किया था, तो पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में डिटेल में हमने बताया था, बेसिक से बेसिक उसमें हमने बताया था। लेकिन दूसरे वाले वीडियो में हमने, यानी संख्या पद्धति के दूसरे वाले वीडियो में हमने पूर्णांक संख्या से उसमें स्टार्ट किया था, जहां पे हमने बताया था कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक शून्य के साथ मिल जाती है तो पूर्णांक का निर्माण करती है। धनात्मक कहां से स्टार्ट होगा? तो आपका 1 2 3 4 5 ये सारे ऐसे ऐसे आपके जाएंगे। तो कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय होते हैं?
वर्गमूल जो है वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय है। मतलब माना कि अगर 1 धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है, 6 भी धनात्मक है, 7 भी धनात्मक है, 8 भी धनात्मक है, 9 भी धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर इन सभी को हम रूप डाल दें, इन सभी पे हम रूप डाल दें, सभी पे रूप डाल दें, यहाँ पे सभी पे रूप डाल दें, सभी पे रूप डाल दें, सभी पे रूप डाल दें, इन सभी पे रूप डाल दें, तो ये क्या सभी जो संख्या जो रूट में डाले हुए हैं ये सब क्या अपरिमेय होंगे? ये सारे क्या अपरिमेय होंगे? तो नहीं, सारे जो हैं अपरिमेय नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बताइए रूट के अंदर यहाँ पे 1 है तो इसमें गुना में 1 है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल इसके निकल जाएगा कितना, 1। यानी रूट 1 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और 1 के नीचे हम 1 तो लगा सकते हैं, यानी 1/1 मतलब क्या p/q के रूप में है, यानी क्या है आपका बटे का फॉर्म में है। तो ये बताइए रूट 1 जो है वो परिमेय है कि नहीं है? ये परिमेय हो जाएगा। आपका रूट 2 का है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या मतलब कैसी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या को रूट के अंदर में डाल दो तो वो क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। या किसी भी संख्या के रूट में, कोई भी संख्या अगर रूट में है और रूट में आप रखे हुए हैं कोई भी x संख्या अगर रूट में है, ठीक है, और इस रूट में जैसे मान लेते हैं इसका फैक्टराइज करते हैं, मतलब क्या इसका गुणनखंड करते हैं, इस x नंबर का गुणनखंड करते हैं, और जितने भी नंबर आए उनके अगर पेयर लगे हुए रहते हैं और उस 2 पेयर से क्या होता है, एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो अगर सारे नंबर इस रूट से बाहर निकल गए तो वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं परिमेय संख्या। क्या होते हैं, परिमेय संख्या। जैसे देखिए ये रूट 2 है तो रूट 2 का फैक्टराइज करें तो क्या होगा, रूट 2 का अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का पेयर है, 2 का जोड़ा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। वैसे ये 2 क्या है आपका आभाज्य संख्या है, ये 3 भी आभाज्य संख्या है, इसका भी नहीं निकलेगा, 3 गुना 1 मतलब क्या नहीं निकलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। रूट 4 को देखिए, तो रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 4। अब बताइए पेयर लग गया कि नहीं लग गया, 2 का पेयर लग गया तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल गया तो 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। रूट 4 क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। रूट 5 की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट 5 में गुना में 1 करेंगे तो 5 बाहर निकलेगा। जब भी रूट के बाहर किसी भी नंबर को निकालना है तो उस नंबर का जोड़ा होना चाहिए। उस नंबर का जोड़ा अगर लगता है, इसे देखिए इस नंबर का जोड़ा लगा है 4 को, 4 का अब फैक्टराइज करते 2 गुना 2 आया, यानी 2 का सेम जोड़ा लगा तो जोड़ा से क्या होगा, 1 निकल जाएगा बाहर और नीचे अपन में 1 तो आएगा, वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो 5 का भी नहीं होगा, 6 का करें तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3, मतलब 2 का भी पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 7 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इससे भी नहीं निकलेगा। 8 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, 9 क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और ये 3 का पेयर लग गया ना, ये निकल जाएगा, बाटा 1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय लिख सकते हैं। मतलब क्या पता चला, मतलब ये पता चला कि हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखते हैं तो उसमें केवल वो सारे जो हैं अपरिमेय नहीं होते। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिख दे और उस पे रूट लगा दे और उसका क्या करे, वर्गमूल इस तरह से फाइंड आउट करे, निकाले, तो सारे ये तो आपके क्या है, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है ना, तो ये सारे तो अपरिमेय है। तो आप बोल रहा है कि आपका जितने भी नंबर हैं, जितने भी आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनमें रूट लगाइए और उनका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या सारे जो है अपरिमेय आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अपरिमेय भी आ रहे हैं, बहुत सारे अपरिमेय आ रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे परिमेय भी आ रहे हैं, है ना, इसे आपका 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं, यानी लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, पहला बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अपरिमेय नहीं होते। करा कि यदि नहीं, यानी अगर ये भी बोल रहा है कि नहीं, अगर सारे अपरिमेय नहीं है तो ऐसी संख्या के वर्गमूल लिखिए जो क्या है, एक परिमेय है। तो बताइए हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, रूट 4, रूट 9 भी लिख सकते हैं। यानी एग्जाम्पल में अगर देखिए यहाँ बोला हुआ कि एक उदाहरण दीजिए, तो हम रूट 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये 4 क्या है, रूट के अंदर लगाए तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम बताए हैं ना कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2,
और पेयर लग गया तो क्या हो गया, 1 2 बाहर निकल गया, तो ये क्या हो गया 2/1 मतलब क्या p बटा q के फॉर्म में है, और आप जानते हैं p बटा q के फॉर्म में है तो क्या ये आपका परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय। एक और बात करें तो हम लिख सकते हैं √9, ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना 3, यानी पेयर लग गया, यानी 3 बाहर होगा, बटा में 1 तो लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में ये भी है, तो क्या ये भी क्या है आपका परिमेय है। मतलब यहाँ पे ये बात बनता है कि कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो सब में रूट लगा दे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे संख्या को रूट में लगा देंगे तो वो सारा अपरिमेय भी होगा। ऐसा बहुत सारा नंबर है जो रूट के फॉर्म में होते हुए भी वो क्या है परिमेय है, क्योंकि उसका जोड़ा लग जाता है, वो बाहर निकल जाता है। जैसे आपका √4 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, है ना, √9 हो जाएगा, आपका क्या कर सकते हैं 9 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 16 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा, और क्या आपका ऐसा बहुत सारा है, 49 हो जाएगा, है ना, 64 हो जाएगा, है कि नहीं है 64 हो जाएगा। इससे बहुत सारा जो है ना आपको क्या मिलेंगे, आपको बहुत सारा जो है ऐसे धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे जिसको √m में लगा देते हैं तो वो अपरिमेय नहीं परिमेय भी होते हैं। तो इसीलिए है ना सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। तो बोला अगर ऐसा नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है, अगर आप बोल रहे परिमेय है तो कुछ उदाहरण दीजिए। एक बोला है हमने 2 लिख दिया, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से जो है हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो गया। और तीसरा नंबर आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 इन सारे नंबर को संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाते हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है कि √5 को आप संख्या रेखा पर दिखाइए, √2 को आप संख्या रेखा पर दिखाइए, √3 को आप संख्या रेखा पर दिखाइए, √9 क्या बोलते हैं 7 को, √11 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो इन सारे संख्याओं को दिखाने के लिए आपको बोलता है। तो यहाँ पे अब ये जो स्लाइड है इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। यानी अगर आपको ये सारा समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हमको समझ में आया है, काफी क्लियर हो गया है। फिर भी अगर इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना, कि यहाँ पे हमको दिक्कत है। हम कमेंट देखते हैं और आपके प्रॉब्लम को वहाँ पे समाधान करेंगे। आपको जो भी दिक्कत होगा वहाँ पे हम आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो हमारे जाते हैं, आप लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम इसको अब इरेज करेंगे और अगले स्लाइड में सीखेंगे कि √2 को हम कैसे प्रकट करते हैं संख्या रेखा पर, √3 को कैसे करते हैं, √5 को कैसे करते हैं, √7 को कैसे करते हैं। इन सारी संख्याओं को क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक है, इन सारी संख्याओं को क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार जो है आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर ये काफी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में केवल √5 का दिया हुआ है, तो इस एक्सरसाइज में केवल √5 को ही हम बताएंगे। लेकिन एक 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें वो केवल इसी के यानी संख्या रेखा पर रूट वाले संख्या को कैसे दिखाते हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, 20 से 25 मिनट का होगा। इसमें आप √2 दे दिया हो, √3 दे दिया हो, √5 दे दिया हो, √7 दे दिया हो, आपका √11 दे दिया हो, √15 दे दिया हो, है ना, तो आप उसको आराम से दिखा सकते हैं। वो अगर वीडियो देख लेंगे 25 से 20 से 25 मिनट का होगा। अगर आप वो देख लेते हैं तो किसी भी रूट वाले संख्या को आप क्या कर सकते हैं, आराम से उसको निरूपित कर सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या करना है, हमको निरूपित करना है, इस पे हमको क्या करना है, दिखाना है। तो करेंगे क्या पहले, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे ये कि एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल जो है आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो यहाँ पे कुछ आपके कंडीशन बनते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आधार, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है,
तो अब यहाँ पे कहता ये है कि आपका जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, और लंब आधार मतलब आपका जो लंब है और आधार है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलता है? कर्ण मिलता है। यानी आपको कर्ण को कहते हैं क्या? हाइपोटेनियस कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। इसको थोड़ा सा हमको समझना है, इसीलिए यहाँ पे हमने एच दिए हुए हैं। आधार को हम कहते हैं क्या? बेस, इसीलिए इसको बी से डिनोट करते हैं। और लंब को कहते हैं क्या? हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि एच का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब यानी पी के स्क्वायर के प्लस बी यानी आधार के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, यानी इसकी क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आई? तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप क्लास 7 पे क्लास 8 में पढ़े हुए होंगे, और इसमें 9th में तो पढ़ना ही है और 10th में भी पढ़ना है। 10th में जब आप ट्रायंगल पढ़िएगा चैप्टर 6 नंबर 10th में जब आप सीरीज या यार बुक में आपको दिया हुआ है, तो जब उसको पढ़िएगा तो वहां पे हम लोग ट्रायंगल में प्रूव भी करेंगे कि क्यों h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, वहां पे जानेंगे। अभी इसको जाना नहीं है, इसके अनुसार बस केवल काम करना है। क्लास 10 पे जाके यहाँ पे आप प्रूव कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बात सुनना है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं? रूट 5 को हमको दिखाना है। क्या करना है? रूट 5 को यहाँ पे संख्या रेखा पर हमको क्या करना है? निरूपित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करते क्या है कि ये यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं, ये तो आप जानते हैं, इसको b कहते हैं, इसको हम कहते हैं p। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूट 5 के लिए हम करते क्या है कि आप आधार को 1 लीजिए या लंब को आप 2 ले लीजिए। आधार को 1 या लंब को 2, चाहे आप आधार को 2 ले लीजिए या लंब को 1 लीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर क्या होता है? डिपेंड करता है। तो अगर आप दोनों कंडीशन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं, इसमें रख के अगर सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका क्या आएगा? रूट 5 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट 5 यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये पहले वाला अगर ये ले लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये कर देते हैं पी, ये ले लेते हैं क्यू, और ये करते हैं आर। ये पहला वाला कंडीशन हो गया, ये दूसरा वाला कंडीशन हो गया। तो पहला वाला कंडीशन को हम रख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसमें। तो बताइए एच स्क्वायर तो हमको निकालना है, पी कितना है? तो आपका पी जो है वो दिया हुआ है 2, और उसका क्या है? स्क्वायर तो स्क्वायर। आपका बी कितना दिया हुआ है? तो 1, तो 1 का क्या? स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर जानते हैं ना क्या होता है? 2 से 2 बार गुना, मतलब क्या? 4। 1 का स्क्वायर क्या? 1। एच स्क्वायर तो ऐसे ही चल रहा है, एच स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। 4 है कितना? 5। अब जानते हैं ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5। तो हमको रूट अंडर 5 दिखाना है ना। देखिए रूट अंडर 5 दिखाना है हमको, रूट अंडर 5 यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर को 2 और बेस को आप 1 भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर भी आपको आंसर वही आएगा। दूसरा में देखिए यहाँ पे क्या था? ट्रायंगल PQR में हम देखे थे। अब क्या देखना है? त्रिभुज आपका किसमें? त्रिभुज आपका ABC में देखना है हमको। ठीक है, तो ABC में क्या है अब बताइए? तो वही लगाएंगे h स्क्वायर बराबर क्या? p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, है ना। तो h स्क्वायर इसलिए ठीक है। p क्या है? आपका p जो है वो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, और b कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना? आपका 4। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 4 कितना? 5। और जानते हैं स्क्वायर इधर आएगा तो रूट h इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5। यानी कहने का मतलब देखिए दोनों का आंसर वही आ रहा है। मतलब अगर आप बेस को 1 रखिए या आप लंब को 2 रखिए, या आप लंब को 1 रखिए और बेस को 2 रखिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप दोनों किसी को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो अब समझ में आ गया ना कि बेस को हमको 2 रखिए या लंब को आप 1 रखिए, या लंब को आप 1 रखिए, क्या बोलते हैं? लंब को 1 रखिए या बेस को 2 रखिए, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अगर बेस 2 रखते हैं, आप परपेंडिकुलर 1 रखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, या परपेंडिकुलर 1 रखते हैं या क्या बोलते हैं बेस अगर 2 रखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बस वही आएगा, आंसर वही आएगा। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है? तो अब तो समझ गया कि हमको 2 और 1 रखना है। आप बेस को यानी आधार को 1 रखिए या लंब यानी परपेंडिकुलर को आप 2 रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी किसी को भी पलट कर रखिए, आपका जो कर्ण होगा यानी h होगा आपका वही आएगा, रूट 5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में आया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ पाए कि यहाँ पे कर्ण तो वैसे ही रहेगा, हाइपोटेनियस तो वैसे ही रहेगा, बस हमको करना क्या है? आपका लंब और आधार के अनुसार काम करना है। लंब और आधार के अनुसार क्या करना है? यहाँ पे काम करना है। ठीक है, लंब और आधार के अनुसार क्या करना है? यहाँ पे हमको काम करना है। तो इन सबको मिटाते हैं, यानी हमको लेना क्या है? आपको लेना है 1 और 2 के अनुसार काम करना है। 1 और 2 के अनुसार काम कीजिएगा तो आपको रूट 5 क्या होगा? मिलेगा। रूट 5 क्या होगा? आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? एक नंबर लाइन लेंगे। तो अब यहाँ पे करना क्या है? हमारा पहला स्टेप होगा, हमारा पहला
स्टेप ये है कि आप परपेंडिकुलर यानी लंब या आपका बेस यानी आधार, ठीक है, इसको एक रखिए चाहे इसको दो रखिए, चाहे इसको दो रखिए इसको एक रखिए, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। आपको जो रखना है वो रखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक नंबर लाइन लेना है। क्या लेना है? एक नंबर लाइन लेना है, यानी एक संख्या रेखा लेना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका 0, और क्या है आपका 1, और क्या है आपका 2, और क्या है आपका 3। तो बताइए आपको रखना क्या है? परपेंडिकुलर आप एक रखना चाहते हैं कि दो रखना चाहते हैं? परपेंडिकुलर आप एक रखना चाहते हैं कि दो रखना चाहते हैं? तो मान लेते हैं कि हम परपेंडिकुलर इसको नहीं रखते, हम इसको रखते हैं, क्योंकि हमने प्रूव करके दिखाया कि आप P को एक रखिए या B को दो रखिए, या आप P को दो रखिए या B को एक रखिए, बात वही, उसमें कोई अंतर नहीं है, प्रूफ करके भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम P को एक रखते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर मतलब खड़ा, परपेंडिकुलर मतलब क्या? खड़ा। और बेस को क्या रखना? हमको 2, बेस को 2 रखना है, मतलब क्या? यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 यूनिट, यानी क्या? 2 इकाई। क्या हो गया? ये हो गया 2 इकाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? 2 इकाई हो गया, तो ये हो गया 2 इकाई। अब यहाँ पे ये करना है कि इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, यहाँ पे करना यही है कि अब क्या कि यहाँ पे हमको, ये तो आपको 2 इकाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है? एक 90 डिग्री का बनाना है। क्या बनाना है? पहले हमने क्या किया? एक नंबर लाइन लिया, है ना, एक संख्या रेखा लिया। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? एक संख्या रेखा लिया। इकाई हमने रखा 2, ठीक है, इकाई हमने रखा, बेस को रखा, क्या है? आधार ही तो है, हमने रखा 2। अब यहाँ पे हमको बनाना है 90 डिग्री, जैसे आप कंपास से बनाते हैं 90 डिग्री, उस तरह से पहले क्या करते हैं? एक पूरा चाप लेते हैं। क्या लेते हैं? एक आपका पूरा चाप लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम रफ बना रहे हैं, ठीक है, हम रफ बना रहे हैं, ठीक है। आप कंपास के हेल्प से बनाइएगा। अगर हाफ काटते हैं तो कितना? 60, यहाँ पे काटते हैं तो कितना? आपका 120, ठीक है। और फिर यहाँ पे काटते हैं, इस पे रख के एक बार इधर घुमाते हैं, और इस पे रख के क्या एक बार इधर घुमाते हैं, ठीक है, और इसको स्ट्रेट मिला देते हैं, ठीक। क्या किया हमने? एक नंबर लाइन दिया, 0 से लेकर 3 तक लिया, हमने लंब को 1 रखा, आधार को 2। तो अभी हमने आधार के अनुसार काम किया, क्योंकि सबसे पहले आधार फिक्स होना चाहिए, तभी हम खड़ा होंगे। ये जमीन अगर जो है ना, जो आपका ग्राउंड है, वो अगर क्लियर नहीं होगा तो आप ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले बेस को हमने रखा 2। उसके बाद क्या बनाना है? आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास के हेल्प से आपको क्या करना है? 90 डिग्री बनाना है। तो आपको किस पे रख के बनाना है? यानी 2, आपने 2 इकाई लिया, 2 इकाई पर रख के कंपास को, और यहाँ पे क्या करेंगे? पूरा एक बार घुमाएंगे, पूरा घुमा दिए। उसके बाद जानते हैं आप कि एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, और एक बार काटेंगे तो 120 डिग्री। अब यहाँ पे रख के चाप को जो है ना, घटाना बढ़ाना नहीं है, एक बार रख के घुमा दिए तो उसी से सारा काम करना है, उसको छोटा बड़ा मत कीजिएगा। तो 90 कर दिए, 60, 120, एक बार 60 पे रख के ऐसे काटे, फिर एक बार 120 पे रख के ऐसे काट दिए, और इस 2 को इस पॉइंट से क्या कर दिए? मैच कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है? अब करना ये है, ये जो लाइन है आप स्केल ले लीजिए, स्केल से आप जो 1 यूनिट का मतलब क्या? स्केल बना होगा, इसका 1 यूनिट जो है ना रख दीजिए, रख के यहाँ पे काट दीजिए। यहाँ पे काट देंगे तो ये हमारा क्या बना? यहाँ से हमारा जो बना ये क्या है? लंब है, और ये क्या? 1 इकाई, ठीक है। जहां पे कटा उसको उस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है? मान लो ये जो आपका पॉइंट है ये है A, और ये है क्या? आपका B, और ये मान लेते हैं क्या है? आपका C है। क्या है? C है। अब इस पॉइंट को और 0 वाले पॉइंट को क्या कर दो? मिला दो। स्केल से क्या कर दीजिए? इसको मिला दीजिए। स्केल से क्या कर दीजिए? मिला। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है? स्केल से क्या करना है? यहाँ पे स्केल से हमको यहाँ पे मिला देना है। क्या कर देना है? मिला देना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब मिला देने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस 0 को और इस C को क्या करते हैं? कंपास को यहाँ से लेके, यहाँ से मान लेते हैं कंपास लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास को क्या करते हैं? खोल लेते हैं, पूरा खोल लेंगे और इसको मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, और जितना बड़ा है उसी से हम क्या कर देंगे? इस तरह से इमेजिनरी घुमा देंगे, यानी यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे बच जाएगा। और जहाँ पे कटा वही आपको क्या दिखाता है? √5 दिखाता है। क्या दिखाता है? √5। और आप जानते हैं √5 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2.236। देखिए 2 दशमलव के बाद आया कि नहीं आया है ना? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर इसको हम दिखाते हैं। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बना। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है O, आपका B और A, OBC बन रहा है, OBC। तो बताइए इसको हम क्या रखें? 2 यूनिट रखें, 2 इकाई रखें।
इसको क्या रखें, इसको परपेंडिकुलर में कितना रखे हैं, परपेंडिकुलर को 1 इकाई रखें, 1 इकाई रखते हैं, ठीक है। और हमको ये निकालना है, ये तो हमको पता नहीं है, बताना है कितना है क्या है। तो हम जानते हैं ना कि क्या आपका क्या बोलते हैं, लंब नहीं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार के स्क्वायर और प्लस में क्या आपका लंब के स्क्वायर। अब बताइए कर्ण स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, कर्ण को हम क्या कहते हैं, एच स्क्वायर कहते हैं, एच स्क्वायर। आधार को कहते हैं बी यानी बेस, इसका स्क्वायर। लंब को क्या कहते हैं, पी, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। आपका बी कितना है, बी बता आधार कितना है आपका 2 इकाई, यहाँ पर लिख देंगे 2, उसका क्या स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर। और जानते हैं 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 को 2 बार गुना करो, ठीक है। तो 2 को क्या कर दे, 2 बार गुना, प्लस है तो प्लस, 1 को कितना 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 को 2 बार गुना, तो 2 में 2 से करेंगे तो 4, 1 में 1 से करेंगे तो 1, ये एच स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, एच स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, एच स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। 4 है कितना 5, अब ये क्या है स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट, एच बराबर कितना हो जाएगा √5। तो देखिए वो जो बना यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया कि क्या आपका √5 होता है, ठीक है। फिर भी ये इस तरह से आपका यहाँ से आपका 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 9 के पढ़े, यहाँ से हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगले क्लास में ये जो आपका अगले क्लास में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका 15 से 20 मिनट का होगा, इसमें हम बताएंगे √2, √3, √5, √7, √11 है ना, √13 है ना, इन सारे नंबर को, इन सारे रूट वाले नंबर को हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं इसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा 1.2 जो है ना यहाँ से खत्म हो गया। फिर अगले क्लास में आपका 1.3 जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।